गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया हैं? तो आप लोगों की कल तो नहीं हुई थी क्लास, कल हम यहाँ अवेलेबल नहीं थे। आज हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है? तो हमारा जो चल रहा था, हम लोगों की जो चल रही थी क्लास, उसमें हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आ चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जो भी हम कहेंगे, ठीक है? उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे स्टेरलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मीडिया के लिए हमने क्या क्या, हम किस तरह से उसको स्टेरलाइज कर सकते हैं, ऑटोक्लेव करना, ठीक है? और हमारी लैब जो हम बना रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, किस तरह से होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने बात करी थी। मैंने आप लोगों के, हालांकि इस साल आई गेस सिलेबस से हटा दिया गया है, बट लास्ट ईयर तक सिलेबस में ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। दैट इज ऑटोक्लेव, लेमिनार फ्लो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज, और आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। बट आई गेस इस बार ही हटा दिया गया है, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे कि हम लोगों को लिखना है उस हिसाब से हम लोग लग पड़े, पर लेकिन मैंने आपको इतना समझा दिया कि आपको समझ में आ जाए कि हाउ वी यूज देम, ठीक है ना? हाउ वी ऑपरेट देम, हाउ वी यूज देम, हाउ इट वर्क्स, कैसे वो काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। किसी एक चीज़ में, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट है तो लेट मी आस्क, ठीक है ना? तो आप पूछ लीजिए। उसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे आप लोगों का, इसमें थोड़ा बहुत आपका है, जैसे कि आपका कल्चर रूम, कल्चर रूम, तो ये सब बच्चों थ्योरी है। अगर आप इसे घर में खुद भी पढ़ेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आप इसे कर सकते हैं, ठीक है? ये सब चीजें थ्योरी है। लाइक कल्चर रूम, तो कल्चर रूम क्या है? जहां आप कल्चर कर रहे हैं। अब कल्चर रूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो कल्चर रूम में सबसे पहले चीजें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर, यहाँ वहां पर आप टेम्परेचर मेंटेन करें। जिस कल्चर रूम में आप कल्चर कर रहे हैं वहां पर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर, या अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्लांट, या जो भी आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर उसे बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तो उस रूम में हीटर होना चाहिए, जिससे कि रूम जो है, कल्चर रूम क्या है, गर्म बना रहे। अगर उसमें बहुत, उसको थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए तो उसमें एसी का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, कि जिससे कि आप उसमें कम टेम्परेचर पर भी उसे रख सकें। और नॉर्मल टेम्परेचर के लिए एसी और वो दोनों होने चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सके, नॉर्मल टेम्परेचर रूम में मेंटेन कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टेम्परेचर। दूसरी चीज हो जाती है लाइट। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं बच्चों, तो प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग ऐसा नहीं कि मतलब आपने प्लांट टिश्यू कल्चर किया, अब किस में करते हैं? बीकर में करते हैं। बीकर में आप लोगों का क्या है? आपने बीकर लिया हो, बीकर में आपका मीडिया है, उस मीडिया में आपने अपना एक्सप्लांट, मैंने आपको बताया था एक्सप्लांट क्या होता है, ठीक है? द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज इन द experiment which is used in the plant tissue culture, that part of the plant is known as the explant, and it should be designed और it should be concerned, कि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमने प्लांट पार्ट लिया है वो मेरिस्टेमेटिक होना चाहिए। तो इट शुड बी बेटर कि आप उसे नोडल रीजन से लें। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेरिस्टेमेटिक, ठीक है? आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन होने के बावजूद भी वो क्या रहता है आपका, मेरिस्टेमेटिक रहता है। ये बात हम आपसे अगली चैप्टर जो है आपका सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, उसमें बात करेंगे, ठीक है? तो इसलिए हम वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें कैलस बनाना है तो हमें ऐसा कोई रीजन रहे जो अभी मेरिस्टेमेटिक है, जैसे कि आपका नोडल रीजन हो सकता है, ठीक है? और कोई भी रीजन हो सकता है जिसमें लगातार, जैसे कि डिवीजन होते रहते हैं, जिससे लगातार बढ़ता रहता है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक? अब आपने किसमें, बीकर्स में करते हैं, तो बीकर्स में ऐसा नहीं कि पूरा रूम है, कल्चर रूम है, जिसमें आपने लाइट ऑन की हुई है और आपने पूरे रूम में बिखेर दी है, भाई जगह 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 आपने रख दी, नहीं। इसके लिए प्रॉपर तरीके होते हैं कि रैक्स होती है बच्चों, इस तरह से। आपने अपनी बुक रैक देखी होंगी आप लोगों की लाइब्रेरी में, आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखी हो लाइब्रेरी, या कहीं भी आपने देखा होगा, तो लाइब्रेरी जो बुक्स होती है, जिसमें बुक्स रखी रहती है, इस तरह से होती है। ऐसी तो होती है, ऐसे 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 इसमें बुक्स रखी रहती हैं, तो वही वाली रैक्स होती है, ठीक है? ये वही वाली रैक्स होती है। बेसिकली इन रैक्स में अंतर क्या होता है, या इन रैक्स में अलग क्या होता है? इन रैक्स में होता है बच्चों, यहाँ पर ना इस तरह से ऊपर की तरफ, जैसे मान लो ये एक नीचे वाला रैक है, तो इसके ऊपर वाली जो रैक का जो नीचे का पार्ट है, उधर लगी होती है लाइट,
ठीक है, उसमें लगी होती है लाइट। व्हाट वाज दैट लाइट? फ्लोरोसेंट लाइट, जो हमारी ये ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी फ्लोरोसेंट लाइट, जो हमारी ये ट्यूब लाइट्स वगैरह है, जो किसमें काम आती है? जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी बीकर हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी हमने बीकर रखा हुआ है, जो मीडिया हमने रखा हुआ है, जो यहाँ पर काम करेगा, या जो हम हमारा एक्सप्लांट है जो यहाँ पर हमने रखा हुआ है, तो उसको प्रॉपर लाइटिंग सरफेस मिल सके। ठीक है, उसे प्रॉपर लाइट मिल सके यहाँ पर। तो इस तरह से हमें गैप्स में उनको क्या रखते हैं, हर रैक में, हर रैक में फ्लोरोसेंट लाइट का लगा होता है प्रॉपर। तीसरा जो होता है, तीसरा हमें ध्यान रखना पड़ता है इसमें प्रॉपर एरेशन। तीसरा में क्या याद रखना पड़ता है बच्चों? प्रॉपर एरेशन, यानी कि उसमें हवा की पूरी उसमें तैयारी होनी चाहिए, हवा पूरी तरह आनी जानी चाहिए। क्या है कि जो आपका मटेरियल आपने रखा है वो ऐसा ना सूख जाए, या उसको एरेशन या उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन उसको नहीं मिल रही है। तो तीसरा आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है उसमें? प्रॉपर एरेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कल्चर रूम में ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए वहां पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, कल्चर रूम में ह्यूमिडिटी भी मेंटेन आप रखेंगे। ठीक है, तो कल्चर रूम में ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी पड़ती है आपको, आप कल्चर रूम में ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप किसमें करते हैं, जो आप जब कल्चर रूम तैयार करते हैं तब उसमें आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये सब क्या है? कल्चर रूम का है। इसके बाद है आपका डाटा कलेक्शन एरिया। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी करने वाली बात है, आप डाटा कलेक्ट करते हैं जहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन एरिया, कल्चर रूम, देन इसके बाद आपका डाटा कलेक्शन एरिया, ठीक, एंड देन इसके बाद आपका ट्रांसप्लांटेशन एरिया। ट्रांसप्लांटेशन एरिया का मतलब क्या होता है कि आपका कैलस है, आपका यहाँ पे कैलस फॉर्म हो गया। ठीक है, कैलस हुआ, कैलस के बाद जो आपका प्लांटलेट बना है, प्लांटलेट का मतलब क्या है कि कैलस में क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया है। कैलस में क्या हो गया बच्चों? डिफरेंशिएशन हो गया है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? उसमें रूट शूट फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, रूट शूट फॉर्मेशन, कैलस में रूट शूट फॉर्मेशन हो गया है, उसका डिफरेंशिएशन हो गया है। तो कैलस किस में बदल गया है? कैलस बदल गया है आपका प्लांटलेट में। और इस प्लांटलेट को, अब ऐसा तो है नहीं, आपने अगर इनविट्रो कंडीशन में कोई प्लांटलेट, कोई पौधा आपने उगाया है, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ कल्चर करने के उगाया है या आप उसको अंदर ही रखेंगे, नहीं। अब आप उसको क्या करेंगे? बाहर भी ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से ही कहाँ जाता है? पॉट्स में, यानी कि अर्दन पॉट्स जो होते हैं आपके, गमले जो होते हैं उनमें होते हैं। तो वहां आपको फिर क्या करना पड़ता है? इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको सॉइल में भी कर सकते हैं, आप इसको पॉट्स में भी कर सकते हैं, बट इट शुड बी प्रेफर्ड कि आप उसे डायरेक्ट फील्ड में ना करके पहले आप उसे पॉट्स में करें, जिससे कि क्या हो सके? पॉट्स का ये रहता है कि हम इसे मन चाही हम इसको कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो बाई चांस आपने बाहर उसको पॉट्स में कर दिया है, बाहर रख दिया है, बाहर रखने के बावजूद आपको लग रहा है कि जो कंडीशन अभी इसको चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो जो कंडीशन उसको चाहिए आप उसे नहीं दे पा रहे, तो आप उसको ग्रीन हाउस में रख सकते हैं, या आप उसको कहीं भी रख सकते हैं, आप उसको अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं, अपने रूम्स में मेंटेन कर सकते हैं फील्ड में ट्रांसफर करने से पहले। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पॉट्स में, अर्दन पॉट्स में ट्रांसफर करते हैं, एंड देन उसके बाद एक अच्छी ग्रोथ वो पा लेता है, उसके बाद हम उसको फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन और ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल वर्क आपको चाहिए होती है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपका मीडिया। ठीक है, इसके बाद आपकी
अगली जरूरत आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीडिया। भाई कोई भी काम है बिना मीडिया के तो पूरा ही नहीं होगा। आप डालेंगे किसमें, एक्सप्लांट को आप डालेंगे किसमें, तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले आपको किसकी जरूरत पड़ जाती है, मीडिया की जरूरत पड़ जाती है। अब मीडिया के लिए आपको क्या करना होता है, मीडिया के लिए हमें क्या, हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट वाज द न्यूट्रिएंट मीडिया। तो न्यूट्रिएंट मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं। एमएस मीडिया मैंने आपको बताया, एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, मुराशेज एंड स्कूप मीडिया। हाँ हाँ भाई, फ्लोरोसेंट लाइट की वेवलेंथ हर प्लांट टिश्यू के लिए कॉमन ही रहती है, ठीक है ना। एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, एक नॉर्मल लाइट रहती है, उसी पे हम उसको रखते हैं, उसकी लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट की वेवलेंथ अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा अगर आपको गिवन ना हो कि फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट आपको इसकी करनी ही पड़ेगी, तब तक आप उसको चेंज नहीं करते। फ्लोरोसेंट लाइट की वेवलेंथ कॉमन ही सबके लिए रहती है, ठीक है। चलिए, एमएस मीडिया क्या होता है, एमएस मीडिया होता है मुराशेज एंड स्कूप मीडिया। मैं पॉज करना दूंगा वो। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये मीडिया होते हैं। मतलब आप कोई भी कल्चर कर रहे हैं तो कल्चर करने के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, मीडिया होती है। आपको मीडिया की जरूरत है, तो आपके मीडिया में क्या क्या चीज होनी चाहिए आपका। मैं एक बार बता दूं बच्चों, जितना ये पढ़ने में आसान लग रहा है ना आपको कि हमने आप बता दिया कि ये चीजें करनी पड़ती हैं और आप गए और आपने करनी शुरू कर दी, नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इतनी इजीली ये सारी चीजें हो सके, नहीं हो सकती है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो मीडिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो मीडिया में डिफरेंस आ जाता है। क्यों, क्योंकि हर एक्सप्लांट का, अपने हर प्लांट का मीडिया जो होता है वो अलग होता है। किसी को चारकोल चाहिए, किसी को चारकोल नहीं चाहिए, किसी के लिए चारकोल पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा तो किसी के लिए चारकोल नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, ठीक है। किसी को वाइटामिन की कंसेंट्रेशन ये चाहिए तो किसी को अलग चाहिए, किसी को ऑक्सीजन अलग चाहिए तो किसी को ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए और प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्टिल्ड नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द कल्चर इज द मीडिया प्रिपरेशन। की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको मीडिया प्रिपेयर करना आना चाहिए। न्यूट्रिएंट मीडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज किया जाता है कल्चर्स में, दैट वाज द एमएस मीडिया, मोराशेस एंड स्कूप का मीडिया। बी5 मीडिया भी यूज किया जाता है, बी5 मीडिया को भी यूज करते हैं। और सबसे पहला मीडिया जो यूज किया गया था वो था व्हाइट्स मीडिया, ठीक है। सबसे पहला मीडिया क्या था, व्हाइट्स मीडिया था। और बी5 मीडिया जो था, बी5 मीडिया यूज किया जाता है कैलस कल्चर के लिए। कैलस कल्चर के लिए बी5 मीडियम क्या यूज करते हैं, या तो हमें सेल सस्पेंशन करना होता है। सेल सस्पेंशन मतलब हमें सेल्स की बहुत सारी मात्रा चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि हमें एक अच्छा खासा सेल का, मतलब एक बंडल हमें मिल जाए, एक सेल्स मिल जाए, तो उसको बोलते हैं हम सेल सस्पेंशन। और इसी को हम कैलस फॉर्मेशन भी कह देते हैं। तो मैं एंड लगा के कर देती हूँ, सेल सस्पेंशन एंड कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। मुराशेस और स्कूप का मीडिया कब चाहिए होता है, मुराशेस स्कूप का मीडिया जब चाहिए होता है जब हमें इसे कैलस को ट्रांसफर करना होता है, यानी कि ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि हमें ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। तो ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस भी हमें किसका मीडिया चाहिए होता है, मुराशेस और स्कूप का मीडिया चाहिए होता है, ठीक है। अगर मैं मीडिया की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि मीडिया में चाहिए, तो मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको आपकी टेबल में कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो वो आप अपने टेबल से करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ बेसिक जो न्यूट्रिशनल मीडिया होता है, न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन होता है मीडिया का, तो वो क्या क्या होता है। बच्चों आई गेस आप लोगों के माइक्स ऑन हो गए हैं, हो गए हैं क्या। यस और नो में जवाब तो दो, मुझे पता चले ताकि मुझ तक आपकी वॉल्यूम आए। सोचा है कि आप लोगों का कॉन्वर्सेशन कर ले हम लोग, क्योंकि चैट से इतना नहीं हो पाता है। नहीं, यस नो में जवाब दो भाई, पता चले जिससे मुझे कि आप लोगों को, मतलब मैं आपको सुन पा रही हूँ नहीं सुन पा रही, आप तो मुझे सुन ही पा रहे हैं, मैं आप यस सुन मैम। पा रही हूँ नहीं सुन पा रही हूँ, तो इसके लिए आप लोग यस और नो में जवाब दो। आई गेस नहीं हो रहा यस मैम। है।
आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की, मुझे लगता नहीं यस शुरू से मैम। हुआ है। मैम कट रही है वॉइस। बहुत लाउड नहीं है वॉइस में, सुनाई मुझ तक आप लोगों की वॉल्यूम पहुंच नहीं पा रही। क्या चलो, न्यूट्रिशनल मीडिया, ठीक है। न्यूट्रिशनल मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि जो मीडिया हम लोग यूज करते हैं उस मीडिया में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बेसिक कंपोनेंट्स, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कितनी मात्रा में कोई पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए, उसको कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, वो आपको टेबल में दे रखा है। और टेबल रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो केवल और केवल एक बार पढ़ने के लिए आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है, या किस किस कॉम्पोजिशन में कोई पर्टिकुलर आपका विटामिन है या कोई पर्टिकुलर आपका मिनरल है, वो कैसे कैसे मिलता है, किस कॉम्पोजिशन में मिलता है, वो चीज आपको देखने के लिए। पर रट्टा मारना मत बैठ जाना कि टेबल को याद करो, टेबल याद नहीं करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स की। तो न्यूट्रिशनल मीडिया में बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम जानते हैं, हर एक में दो ही होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक में बात करें तो इनऑर्गेनिक में फिर वही दो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? मैक्रो और माइक्रो हम इसे डिफाइन करते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई पर्टिकुलर मिनरल किसी प्लांट को या किसी एक्स प्लांट को, हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को कितनी सॉरी कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक है। अगर उसको 0.5 मोलर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और अगर उसको 0.05 या 0.05 से कम मात्रा उसको चाहिए, 0.05 मोलर से कम उसको मात्रा चाहिए, तो हम उसको कह देते हैं दैट विल बी कंसीडर एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आप लोग प्लांट फिजियो का न्यूट्रिशनल वाला चैप्टर कर चुके हैं, मैं आपको न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर करा चुकी हूँ, मिनरल न्यूट्रिशन हम कर चुके हैं। तो मैं कहूंगी कि आपको सबको पता है मैक्रो में हम क्या क्या रखते हैं। नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे किस में आते हैं? आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और वहीं अगर मैं माइक्रो की बात कर रही हूँ तो माइक्रो में हम जानते हैं मोलिब्डेनम है हमारा, ठीक है। और क्या चीज आ जाती है हमारी? कॉपर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? ये सारी चीजें हमारी जिंक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जिन्हें हम हेवी मेटल्स भी कह देते हैं। और ये सब किसमें आते हैं? आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अगर हमें किसी कल्चर मीडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसमें हम नाइट्रोजन की मात्रा का ध्यान रखते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा का केवल हम कल्चर में ही नहीं, आपको खुद को पता है कि हमें हमारे प्लांट्स में भी ध्यान रखना पड़ता है भाई। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा मटेरियल है जो अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसे हमें बाहर से भी लेना पड़ता है खाद के रूप में, यूरिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन को कहाँ देते हैं? हम जमीन में देते हैं, सॉइल में भी देते हैं। और यहाँ पर भी क्या है कि अगर हमें अच्छा सा कैलस का फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा सेल फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम किसकी ध्यान रखते हैं? हम उसका नाइट्रोजन की मात्रा का उसमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये वो है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग 25 मोलर के करीब होती है बच्चों। मैंने आपको बताया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो 0.5 से ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो 0.5 से तो इनकी 25 मोलर तक इनकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है। वहीं अगर मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रही हूँ तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बताया कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इनको यूज किया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो ये सब है आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक में पहले तो इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक, एक बीच में हम इसमें लेते हैं कार्बन सोर्स। चाहे तो आप इसको इनऑर्गेनिक में रख लो या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से अलग एक कार्बन सोर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, कार्बन सोर्स, तो गुड कार्बन सोर्स। भाई देखो, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली अगर मैं प्लांट की बात कर रही हूँ तो हम सब जानते हैं कि प्लांट अपना कार्बन खुद बना लेते हैं, C6H12O6। क्यों? क्योंकि कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्लांट टिश्यू ले रहे हैं जिसको आप इन विट्रो कंडीशन में आप उसका कल्चर कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द कल्चर उसकी जो क्लोरोप्लास्ट, उसकी जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है, जो क्लोरोफिल सेल्स होती है, वो क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है, या मैं ये कहूँ कि वो क्लोरोफिटिक अब नहीं रहती है, यानी कि क्लोरोफिल वो अब वो फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकती हैं।
तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे बाहर से कार्बन सोर्स अवेलेबल प्लांट टिश्यूज को करवाना पड़ता है। कई बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं कि मैम प्लांट टिश्यूज तो क्या होते हैं, वो खुद फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो कार्बन सोर्स बाहर से क्यों देने पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द इन विट्रो कंडीशन और ड्यूरिंग द कल्चर कंडीशंस हम जो प्लांट होता है उसकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं रह जाती है, इसलिए हमें उसे कार्बन सोर्स बाहर से अवेलेबल कराने पड़ते हैं। और अगर मैं कार्बन सोर्स की बात कर रही हूँ तो कार्बन सोर्स प्लांट्स में जो हम देते हैं वो देते हैं हम सुक्रोज। सुक्रोज द बेस्ट कार्बन सोर्स, ठीक है। सुक्रोज को जब हम देते हैं तो ड्यूरिंग द ऑटोक्लेव कंडीशन, जब हम मीडिया को ऑटोक्लेव करते हैं बच्चों, जब हम उसको स्टेरलाइज करते हैं, उस कंडीशन में सुक्रोज टूट जाता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आई एम श्योर कि आप लोगों ने 12th में ये सब पढ़े हैं, पढ़े हैं क्या? सबके कंडीशंस पढ़े हैं। माल्टोज, माल्टोज का गैलेक्टोज रहता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपने इनके कॉम्पोजिशन पढ़े होंगे। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है, जिसमें से ग्लूकोज इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ। ठीक है ना। ग्लूकोज किस लिए बेस्ट रहता है, फ्रक्टोज का उतना एफिशिएंट नहीं रहता है ग्रोथ के लिए या उसकी सेल सस्पेंशन के लिए, इतना ज्यादा फ्रक्टोज का नहीं रहता जितना ग्लूकोज का रहता है। और बाकी का जितने भी आपके गैलेक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है, इन सब में सबसे अच्छा कौन सा रहता है आपका? ग्लूकोज रहता है, इनकी सुक्रोज में रिप्रेजेंट रहता है। तो बेसिक सबसे अच्छा कार्बन सोर्स क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान? क्या रहता है आपका? सुक्रोज, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में। आई गेस आपको इनऑर्गेनिक सबको समझ में आए। समझने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक बार आप लोगों को पढ़ने के लिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये करवा दिए। बच्चों रिज्वाइन कर लो क्लास।